हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवीन सर के द्वारा तैयार किया गया बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट, और यह सेट प्लेटफॉर्म का है। इस सेट के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अब एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस सेट के 75 प्रश्न का सोल्यूशन करने वाले हैं, यानी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह हमारा आज का सेट नंबर 5 है। 4 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में क्रम वाइज सभी वीडियो दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न। इसमें कहा गया कि खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इन तीनों ऑप्शन में से हमें विचार करना है, और कहा गया कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सही उत्तर है, सही उत्तर का चयन करना है। यह अनिवार्य रूप से तुर्की के ओटोमन खलीफा को समाप्त करने के लिए किया गया था, तो बिल्कुल गलत है। यह खलीफा के पद को बचाने के लिए किया गया था, समाप्त करने के लिए नहीं किया गया था। गांधी जी खिलाफत आंदोलन के खिलाफ थे, तो बिल्कुल भी गलत है। गांधी जी खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे। अगला है ऑप्शन नंबर 3 में कि तुर्की में क्रांति खिलाफत आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका बन गया, तो यह बिल्कुल ही सही है। जो तुर्की में जो क्रांति हुआ वो खिलाफत आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका बन गया था, तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने हेतु यह आंदोलन शुरू किया था, खलीफा आंदोलन शुरू किया था। खलीफा आंदोलन का प्रारंभ 1919 ईस्वी में किया गया था, और गांधी जी की अध्यक्षता में नवंबर 1919 में खलीफात कमेटी का गठन किया गया था। तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार के द्वारा खलीफा के पद को 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होना चाहिए? तो इसको कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिवेशन में विधि के समक्ष जाति, वंश और स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, इस बात का जिक्र किया गया और संकल्प को पारित किया गया। और साथ ही कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, और इसमें मौलिक अधिकार संबंधी भी प्रस्ताव को पारित किया गया था। कलकत्ता का 1906 अधिवेशन, यानी कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, इसमें स्वदेशी प्रस्ताव को पारित किया गया था। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया था, यानी एक हो गया था, और खासकर कांग्रेस जो बटा था वह एक हो गया था। लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए देखिएगा 3 नंबर प्रश्न। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में है स्तूप, यह सांची में हो जाएगा। चित्रकारी का हो जाएगा बाग से। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति यानी बिना सिर का मूर्ति यह मथुरा में है, और दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। सांची के स्तूप का चित्रण 200 के नोट पे किया गया है। जो सांची का जो चित्र है, इसका चित्रण 200 के नोट पर भी किया गया है। दशावतार मंदिर की अगर बात करें तो यह मंदिर जो है यह गुप्त काल का मंदिर है। दशावतार मंदिर गुप्त काल का मंदिर है, और यह भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर नागर शैली का प्रथम मंदिर माना जाता है। यह नागर शैली का प्रथम मंदिर माना जाता है। जो उत्तर भारत में स्थापित मंदिर है वो नागर शैली पर स्थापित है। चलिए देखिए 4 नंबर। 17वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों से व्यापारी ग्रामीण इलाकों में चले गए। 17वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों से व्यापारी ग्रामीण इलाकों में चले गए, यानी गांवों की ओर चले गए। क्यों? तो इसका मुख्य रीजन यह था कि किसानों और कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए उत्पादन करने के लिए प्रेरित करने के लिए धन की आपूर्ति करने के लिए वो गांवों की ओर चले गए। तो 4 का 1 नंबर सही हो जाएगा। और इसका मुख्य कारण यह भी रहा कि कृषि व्यापार के अवसर मिलेंगे, शहरी बाधाओं से बचने के लिए, और स्वच्छ वातावरण एवं बेहतर रहने की स्थिति वहां गांवों में मिल सकती थी, और राजनीतिक कारक भी वहां मिल जाता था। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों के सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? तो इसे 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। यह पहले अनुच्छेद 31 के
31 में था, अनुच्छेद 31 में इसे इस 31 के अंतर्गत रखा गया था संपत्ति के अधिकार को, और अभी इसे 300 के क में रख दिया गया है, और अब यह संपत्ति के अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है। चलिए देखते हैं अब 6 नंबर, जयगोटा त्रिकोण का संबंध किस देश से है? जयगोटा त्रिकोण का संबंध किस 3 देशों से है? तो वह हो जाएगा दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। 6 का 1 नंबर हो जाएगा। यहाँ से एक और पूछा जाता है, या तो जयगोटा त्रिकोण है, एक और प्रश्न आता है कि स्वर्णिम त्रिकोण का संबंध किन देशों से है? तो स्वर्णिम त्रिकोण हो जाएगा म्यांमार प्लस थाईलैंड और तीसरा हो जाएगा लाओस। ये तीनों जो है यह स्वर्णिम त्रिकोण, यह ड्रग्स तस्करी के लिए जाना जाता है। एक है बरमूडा त्रिकोण जो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? जेमू ग्लेशियर का स्थान किस राज्य में? तो यह सिक्किम राज्य में हो जाएगा। 7 का 1 नंबर हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत से ही जेमू ग्लेशियर संबंधित है, यानी कंचनजंगा पर्वत से ही जेमू ग्लेशियर का संबंध है। और अगर बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगा, और हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कंचनजंगा है। एक तीस्ता नदी है जिसका उद्गम सिक्किम से होता है, और इसका उद्गम जेमू ग्लेशियर से ही होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। 8 का 1 नंबर पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा ही 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को बसीन की संधि के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। पहला राज्य हैदराबाद था जो 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। उसके बाद फिर आपका मैसूर और तंजौर हो जाएगा 1799। अवध हो जाएगा 1801 में। 1801 में अवध है। फिर उसके बाद पेशवा है 1802 में, भोसले 1803 और सिंधिया 1804। सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जो सहायक संधि का प्रयोग था वह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन था यह किसकी प्रतिक्रिया में शुरुआत किया गया था? तो यह क्रिप्स प्रस्ताव के उत्तर में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया। 9 का 2 नंबर हो जाएगा। भारत छोड़ो की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को किया गया था। 9 अगस्त 1942 को किया गया था। अगर क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें तो क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को यह दिल्ली पहुंचा था, और इसका उद्देश्य था कि भारत में स्वशासन की स्थापना अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट बना देना। डोमिनियन स्टेट यानी भारत तो स्वतंत्र हो जाएगा लेकिन उस पर ब्रिटेन का कंट्रोल रहेगा। जैसे कभी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का राजा महाराजा भी ब्रिटेन का ही होता है, उसी तरह इसे भी डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। और इसी क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में नेहरू जी का एक कथन था कि जब मैंने इन प्रस्तावों को पढ़ा तो बुरी तरह मायूस हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को किया गया था, और इसी सब के बीच इसी के दरमियान बलिया में एक समानांतर सरकार का गठन किया गया, और साथ ही साथ इसके साथ तमलुक, तलचर और सतारा में भी समानांतर सरकार का गठन किया गया था। और पूछता कि जो समानांतर सरकार गठित हुआ सबसे कम समय तक कहाँ चला, तो बलिया में सबसे कम समय तक रहा, और सतारा में सबसे अधिक समय तक रहा था। बलिया में सबसे कम और सतारा में सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार चली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यूरो जिन शिलालेखों में है वो कहाँ है? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यूरो जिन शिलालेखों में है वह कहाँ पर उल्लेख है? तो वह उत्तर मेरूर में है। 10 का 4 नंबर हो जाएगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्ति का बंटवारा दिया हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 16 का 1 नंबर हो जाएगा। एक बार हम लोग पूरे अनुसूची को याद करते हैं। पहले अनुसूची में भारत के संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी दिया गया, जिसमें से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी दिया गया है। तीसरे अनुसूची में
शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी दिया गया है। चौथे अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारा राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के बारे में जिक्र किया गया है। पांचवें अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के बारे में दिया गया है। जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध दिया गया है। और छठे अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध दिया गया है। सातवां अनुसूची में आपका केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आठवें अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 22 भाषा है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित उपबंध दिया गया, भूमि से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया, उसका जिक्र किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत का जिक्र, जिसमें कार्य करने के कुल 29 विषय दिया गया है। 12वां अनुसूची में न्यायपालिका है, न्यायपालिका नहीं, नगर पंचायत, नगर निगम के बारे में कहा गया, नगर निगम के बारे में कहा गया, जिसमें कार्य करने के लिए 18 विषय दिया गया है। यहाँ पर न्यायपालिका हम बोल दिए, वो गलत है, नगर निगम होगा। तो यह था हमारी 12 अनुसूचियों को जो हम आपको रिपीट करा चुके हैं। जब भी कोई अनुच्छेद या फिर अनुसूची आता है या भाग आता है तो हम पूरे अनुसूची या भाग को हम याद दिला देते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए, तो हम बार बार रिपीट कराते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तेज गति से बहने वाले जल राशि को क्या कहते हैं? कोई भी निश्चित सीमा और किसी निश्चित डायरेक्शन की ओर तेज गति से बहने वाले जल राशि को धारा कहते हैं, यानी करंट कहते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण या मूल्यवान संपत्ति माना जाता था? जो ऋग्वैदिक काल में है उस समय सबसे मूल्यवान वस्तु थे गाय था। 18 का 2 हो जाएगा, गाय को ही सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। वैदिक काल को अगर बात करें तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। एक था आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल ऋग्वैदिक काल का कालखंड की अगर बात करें तो ये 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक इसका कालखंड था। और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर के 600 बीसी तक इसका काल रहा है। ऋग्वैदिक काल में युद्ध को गविष्ट कहा गया, जिसका अर्थ गायों की खोज होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य का कुछ समय तक दिखाई देते रहना है, इसका क्या कारण है? क्षितिज के नीचे यानी वास्तव में डूब जाने के बाद जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य डूब जाता है, लेकिन कुछ समय तक वह दिखाई देता है। उसे दिखाई देने का कारण क्या है? तो उसका कारण है कि वायुमंडलीय अपवर्तन। 22 का 1 नंबर हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद सूर्य कुछ देर तक दिखाई देते रहता है। अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पानी में डूबी हुई कोई छड़ी बाहर से तिरछी प्रतीत होता है। पानी में कोई डूबा हुआ छड़ तिरछा प्रतीत होता है, यह अपवर्तन का कारण है। रात के समय तारों का टिमटिमाना यह अपवर्तन की वजह से ही होता है। 23 नंबर में कहा गया कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं 2 पिंडों के बीच होता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किसी भी 2 पिंडों के बीच होता है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींच लिया जाता है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को जड़त्व के गुण को दर्शाता है। ये जो परिघटना हो गया जड़त्व के गुण को दर्शाता है। एक गिलास इस तरह से रखा गया है और यहाँ से पानी भरा, ठीक है, यहाँ पर टेबल पर कागज रखा, इसे कागज को बिल्कुल तेजी से खींच लेना, यह जड़त्व के नियम को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वह जीव जो मृत कार्बन पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सेप्रोफाइट कहा जाता है। सेप्रोफाइट कहा जाता है। 25 का हो जाएगा 3 नंबर सेप्रोफाइट। चलिए देखिए 31 नंबर, शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शकों का विजेता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। 31 का 3 हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का शक जो प्रतिद्वंदी था वह था रुद्रदामन तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण दिशा में उनकी राजधानी की अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक दिया गया त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो इनकी राजधानी की स्थिति के अनुसार
उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की ओर सजाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा मेघालय 2 नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाएगा मणिपुर, चौथे नंबर पे आ जाएगा त्रिपुरा, चौथे नंबर पर त्रिपुरा और 5वें नंबर पे मिजोरम हो जाएगा। यानी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इस क्रम में यह रहेगा, जिसका कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 3 4 1 2। किसान क्या करे किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो पुस्तक है किसान क्या करे, यह पुस्तक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है। 33 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या दिया गया है? तो उसमें कौशल के शासक का नाम यानी राजा का नाम महेंद्र दिया गया है। 34 का 2 हो जाएगा। कौशल राज्य का यहाँ पर अभिप्राय है दक्षिण कौशल से। कौशल को जो शब्द दिया गया दक्षिण कौशल के लिए यहाँ पर अभिप्राय है। दक्षिणी कौशल का राजधानी सिरपुर था। दक्षिणी कौशल का राजधानी सिरपुर में स्थित था। समुद्रगुप्त ने उत्तर के 9 राजाओं, उत्तरापद के 9 राजा और दक्षिणापद के 12 राजाओं पर विजय प्राप्त किया था। उस समय पल्लव वंश का शासक विष्णुगुप्त था। जब समुद्रगुप्त था उस समय पल्लव वंश का शासक विष्णुगुप्त था। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया था। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया था। 38 नंबर में कहा गया कि स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम का सहायता से हमें क्या प्राप्त होता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम से वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोग वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। यानी इससे भी हम लोग न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक F = m में बल का व्यंजक प्राप्त होता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण वस्तु के निम्न में से किसका व्यतिक्रमानुपाती होता है? तो फॉर्मूला लगा लीजिए। त्वरण जो है किसका व्यतिक्रमानुपाती होता है? तो A = F/m हो जाएगा। यानी यह द्रव्यमान का व्यतिक्रमानुपाती होता है। 39 का 4 हो जाएगा। जब आप फॉर्मूला आपको याद है बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण, तो यहाँ से आप आराम से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। 43 नंबर में कहा गया कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे? आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यह बिल्कुल सही है। जब वह संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के मेंबर कोई अगर पीएम है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। वे निम्न सदन ने लोकसभा बजट पर नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत, ये बोल सकते हैं। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, नहीं, ये दोनों सदन में वक्तव्य दे सकते हैं। सिर्फ 1 नंबर सही है, बाकी तीनों गलत है। 47 में कहा गया कि सकल मूल्य वर्धित जीवीए और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से बताता है? तो यह उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 47 में से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? इन चारों ऑप्शन में से खरीफ फसल कौन हो जाएगा? तो चावल भी हो जाएगा, कपास भी हो जाएगा और मक्का भी हो जाएगा। ये जो तीनों है वह खरीफ फसल है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई महीनों में किया जाता है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई महीनों में किया जाता है और इसकी कटाई जो है अक्टूबर और नवंबर माह में काट लिया जाता है। एक चीज यहाँ पर देख लीजिएगा कि मक्का को जो है रबी फसल के अंतर्गत भी रखा गया है, लेकिन कुछ जगह पर खरीफ फसल के टाइम भी बोया जाता है। तो ये दोनों में आ जाएगा। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीनों में किया जाता है और इसकी कटाई जो है मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। एक होता है जायद फसल जो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, ये सब जायद फसल के उदाहरण है। अगला प्रश्न है 49 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके बारे में अस्थायी संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती है? किसके बारे में अस्थायी संसदीय समिति गठित नहीं किया जा सकता है? तो वह अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में अस्थायी संसदीय समिति गठित नहीं किया जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1921 के द्वारा संसदीय समिति अस्तित्व में आया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में
अनुच्छेद 105 में भी समितियों का उल्लेख किया गया है। और अभी वर्तमान में 2 समिति है, एक अस्थाई समिति है और दूसरा तदर्थ समिति है। दूसरा तदर्थ समिति है। 2 प्रकार की समिति है जो जिसका उल्लेख अनुच्छेद 105 में किया गया है। और अस्थाई समिति में कुल 24 है। कुल 24 अस्थाई समिति है, जिसमें से 16 लोकसभा का और 8 राज्यसभा की अस्थाई समिति है। 24 में से 16 लोकसभा का और 8 राज्यसभा का अस्थाई समिति है। और सबसे पुरानी समिति की अगर बात करें तो वह लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति अस्थाई समिति है। लोक लेखा समिति कै को अपना रिपोर्ट विचार करने के लिए सौंपता है। और लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा का और 7 राज्यसभा का मेंबर होता है। चलिए देखिए 53 नंबर कि पानी के पाइप के विनिर्माण में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। तो पानी के पाइप के विनिर्माण में पीवीसी का उपयोग किया जाता है, जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। मनुष्य के लिए शोर के सहन सीमा करीब करीब कितना होता है। तो शोर के सहन सीमा मनुष्यों के लिए 85 डेसिबल होता है। 54 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक संग्रहालय में एक लड़का दर्पण के सामने खड़ा है, किसी दर्पण के सामने खड़ा है और देखता है कि उसके प्रतिबिंब का सिर बड़ा है और शरीर साधारण है। सर बड़ा दिख रहा है और जो बाकी शरीर है वह सिंपल है, साधारण है और पैर छोटा दिख रहा है। तो कौन सा दर्पण होगा। तो यहाँ पर 3 अलग अलग दर्पण है। तो देखिए जब शरीर नॉर्मल दिख रहा है यानी समतल दर्पण है, समतल दर्पण हो जाएगा। और उसका जो है सर बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा दिखने की स्थिति में क्या होगा। तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं बड़ा देखने में। और बराबर के लिए समतल दर्पण हो जाएगा। और छोटा दिखेगा कब, जब वह उत्तल दर्पण में देख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अवतल, समतल, उत्तल। चलिए देखिए 61 नंबर के केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में स्थित है। 61 का 1 नंबर हो जाएगा। खड़गवासला में एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी मुख्यालय स्थित है। एनडीए का भी मुख्यालय यहाँ खड़गवासला में ही स्थित है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्रम में 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत की पहला जल विद्युत परियोजना की स्थापना कर्नाटक के शिव समुद्रम में 1902 में किया गया था। अगर पूछ दे कि कोयना जल विद्युत परियोजना भारत में सबसे बड़ा पूर्ण पनबिजली वाला विद्युत संयंत्र है। जो कोयना जल विद्युत परियोजना है यह पूर्ण रूप से पनबिजली विद्युत संयंत्र वाला है। एक और प्रश्न देखिएगा कि देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो वह हो जाएगा गंगूबाई हंगल। 62 का 3 नंबर सही है। अगला है 63 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन ह्वेनसांग ने किया था। 63 का 2 हो जाएगा। ह्वेनसांग भारत की यात्रा 629 से लेकर 644 ईस्वी तक किया था। इसके बीच में यह भारत में रहा यानी कुल 15 वर्षों तक। और इसे ह्वेनसांग को नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि कहा जाता है। ह्वेनसांग ने वातापी और कांची भी गया था। वातापी या पुलकेशिन द्वितीय और कांची नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में वहां पर यात्रा करने गया था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इब्न बतूता जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, जिसे दिल्ली का काजी भी बनाया गया था। और अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था 1017 ईस्वी में। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठित कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया था। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति गठित कर सकती है। और इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इस समिति का गठन ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो वही गठित कर सकता है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान किया गया है। सूची 1 में कहा गया कि थर्मामीटर जो मापक यंत्र है और दूसरे तरफ मापी जाने वाली राशि दिया गया है। तो थर्मामीटर से हम लोग तापमान मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वोल्ट मीटर से वोल्टा और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही आसान प्रश्न था। 69 नंबर देखिएगा कि रोगाणुओं का नाश निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो रोगाणुओं का जो नाश है वह श्वेत रक्त कणिका के द्वारा किया जाता है। 69 का 2 हो जाएगा।
अगला है 70 नंबर, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके वजह से होता है? तो फेफड़ों का सफेद कैंसर एस्बेस्टस की वजह से होता है। 70 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? बुल्गारिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी हो जाएगा सोफिया। 76 का 3 हो जाएगा। देश राजधानी से एक प्रश्न जरूर आता है और एक मुद्रा से रहता है। तो मोरक्को की मुद्रा क्या है? तो मोरक्को की मुद्रा हो जाएगा मोरक्को दिरहम। 77 का 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है। विषभ शब्द का संबंध किस खेल से है? तो विषभ शब्द का संबंध शतरंज से हो जाएगा। 79 का 3 नंबर है। अगला प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बूझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो जब हम अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बूझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करेंगे तो हमें अमोनिया की प्राप्ति हो जाएगा। 83 का 3 नंबर। 84 देखिएगा, एफ्लाविस का उत्पादन किससे होता है? एफ्लाविस का उत्पादन कवक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकी विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी एक क्रोमोसोम अधिक पाया जाएगा, वह कौन से बीमारी से पीड़ित है? तो यह क्लाइफेंट्रे सिंड्रोम रोग से पीड़ित है। 85 का 1 हो जाएगा। 89 में कहा गया कि दाब और आवेग की बीमा क्या होती है? दाब और आवेग की बीमा क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दाब का हो जाएगा ml-1 t-2 और आवेग का ml-t-1। अगला प्रश्न 91 नंबर, 2011 के जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 14.2% था। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। 92 का 3 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 93 नंबर में कहा गया कि इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध जिसका शासन मलय प्रायद्वीप सुमात्रा जावा निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो यह राजेंद्र प्रथम या चोल शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। 93 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर, कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी करता है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। 94 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो वो हो जाएगा इट्रियम। इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। पोट्रियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटेरियम है। इट्रियम नहीं है। 98 का 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो खाने के नमक से सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। 99 का 4 नंबर। 100 देख लेते हैं, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो यह पांचवी पीढ़ी जो है यह पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। 100 का 2 नंबर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो यह अनुच्छेद 93 में कहा गया है। अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। 107 में कहा गया कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह को बीटिंग रिट्रीट समारोह कहा जाता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह कहा जाता है। 7 का 1 हो जाएगा। 108 देखिएगा, कहा गया कि पृथ्वी अपने ही धुरी पर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है? तो पृथ्वी अपने ही धुरी पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है। 108 का हो जाएगा 4 नंबर। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है। अगला प्रश्न है कि मंद ज्वार भाटा कब आता है? मंद ज्वार भाटा आता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पे होता है तब यह मंद ज्वार भाटा आता है। D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अधिकतम उपयोग परमाणु भट्ठी में किया जाता है। अगला प्रश्न 114 नंबर के सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? यानी 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना तो यह -15 डिग्री हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है G-0/180 बराबर F-32/100। सॉरी यहाँ पर 100 होगा। C-0/100 क्योंकि 0 से लेकर 100 तक होता है और फ़ारेनहाइट में 180 होगा। यह 32 से लेकर 180 तक होता है। जो शुरुआत होता है वो ऊपर घट जाएगा और लास्ट यहाँ लिखाएगा, बीच का डिफरेंस यहाँ लिखाएगा।
शुरुआत यहाँ और बीच का डिफरेंस नीचे लिखा जाएगा। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदलने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उस अनुवादक प्रोग्राम को कंपाइलर कहा जाता है। कंपाइलर कहा जाता है। 21 में कहा गया कि प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? जो रानी की वाव है वह सरस्वती नदी पर स्थित है। 21 का एक नंबर हो जाएगा। यह गुजरात में रानी की वाव स्थित है जो सरस्वती नदी पर स्थित है। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान के परत के बीच जमा भूजल को क्या कहा जाता है? तो उस भूजल को जलभृत कहा जाता है। जलभृत कहा जाता है। 22 का 4 हो जाएगा। चलिए देखिएगा 129 नंबर। नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंध होता है? नायलॉन के एकलकों में एमाइड प्रकार का बॉन्ड होता है। 129 का 2 हो जाएगा। 130 में कहा गया है कि 6 × 10⁻23 परमाणु किसमें नहीं पाया जाता? तो यह 6 ग्राम कार्बन में नहीं पाया जाएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग है तो स्किप करते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में ओरोबेंज एजिपियाक खरपतवार से भारत के कौन सा फसल को प्रभावित हो रही है? तो इसमें भारत का सरसों फसल प्रभावित हो रहा है। 137 देखिएगा। इसमें कहा गया कि दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की शुरुआत नई दिल्ली में किया जाएगा। 37 का 3 हो जाएगा। 38 में है कि हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो यह राजस्थान के द्वारा किया गया। कुंभलगढ़ राजस्थान में ही स्थित है। 139 में कहा गया कि हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किस राज्य तितली घोषित किया गया है? तो यह चंडीगढ़ का राज्य तितली घोषित किया गया है। 39 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई है। और इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड बना है? तो यह जो है 608 दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स के नाम बना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाली अमेलिया वाल्वर्डेर का संबंध किस देश से है? यह भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। तो इनका संबंध कोस्टा रिका से है। 142 का 1 नंबर हो जाएगा। 43 में कहा गया कि हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है। 43 का 4 नंबर हो जाएगा। 44 में कहा गया है कि हाल ही में अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बन चुका है? तो यह केरल का पहला तितली अभ्यारण्य बन चुका है। हाल ही में यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूएन महासचिव पुरस्कार से स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग होते हैं? तो चलिए ये तो रीजनिंग आ गया। तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। 145 ही यूएन महासचिव से किसे सम्मानित किया गया? तो स्वाति शांता कुमार को। तो चलिए आप लोगों का यह सेट कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाए कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।